दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक लीडिंग जजमेंट पर चर्चा करेंगे जो कि 4 नवंबर 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। यह हम बात कर रहे हैं रजनीश वर्सेस नेहा मामले की, जिसमें कोरम थे ऑनरेबल जजेस इंदु मल्होत्रा और सुभाष रेड्डी। दोस्तों, इस जजमेंट को समझना और इस जजमेंट को पढ़ना आप लोगों के लिए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो विधि से नए नए जुड़ रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, और उन लोगों के लिए जिनका मेंटेनेंस से संबंधित कोई वाद किसी न्यायालय के समक्ष पेंडिंग है, उनके लिए इस जजमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आइए हम पहले देखते हैं कि आखिर ये मामला था क्या। 2 नवंबर 2013 को नेहा द्वारा इंटरिम मेंटेनेंस की एक एप्लीकेशन नागपुर फैमिली कोर्ट के सामने पेश की गई, जिसमें उन्होंने मेंटेनेंस की डिमांड की। नागपुर फैमिली कोर्ट ने 24 अगस्त 2015 को 15,000 रुपये प्रति माह वाइफ के लिए और 5,000 रुपये प्रति माह उनके एक बच्चे के लिए 1 सितंबर 2013 से 31/8/2015 के लिए अवार्ड किया और 1 सितंबर 2015 से टिल फर्दर ऑर्डर 10,000 रुपये प्रति माह देने का रजनीश को आदेश दिया। इस आदेश से रजनीश खुश नहीं हुए और वह इसके विरुद्ध बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के समक्ष अपील लेकर पहुंचे। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भी 14 अगस्त 2018 को हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर ही अपनी मोहर लगाई। अब रजनीश इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां पर यह प्रेजेंट अपील सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश से 2005-2006 की इनकम टैक्स रिटर्न टिल दिस डेट, जिस डेट तक ये मुकदमा वहाँ चल रहा था, और पासपोर्ट की फोटोकॉपी सबमिट करने के लिए कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2019 को अपीलांट रजनीश से कहा कि वह 2 लाख रुपए जो कि इंटरिम मेंटेनेंस के एरियर्स हैं और 3 लाख रुपए मेंटेनेंस के नेहा को दे। 14 अक्टूबर 2019 को कोर्ट के संज्ञान में आया कि अभी तक केवल उसने पार्ट पेमेंट किया है। फाइनल अपॉर्चुनिटी रजनीश को दी गई कि वह बैलेंस अमाउंट 30 नवंबर 2019 तक अदा कर दे। 17 दिसंबर 2019 को अपीलांट को कहा गया कि वो 1,45,000 रुपये अपनी वाइफ को 45 डेज के अंदर अंदर भुगतान करते, जिसके जवाब में 5 अगस्त 2020 को रजनीश ने बताया कि उसने 1,45,000 रुपये 11 सितंबर 2019 को अदा कर दिए हैं। कोर्ट ने रजनीश को आदेश किया कि वह फैमिली कोर्ट नागपुर के आदेश के अनुसार अपनी वाइफ को पूरी अमाउंट का भुगतान करे। 25 अगस्त 2020 को ये बात संज्ञान में आई सुप्रीम कोर्ट के कि अभी भी अपीलांट की तरफ 5 लाख रुपया बकाया है। इसलिए कोर्ट ने उसको कहा कि आप ये 5 लाख रुपए का 50% अमाउंट 4 हफ्ते के अंदर अपनी पत्नी नेहा को अदा कर दें, और इस मामले को मीडिएशन के लिए मिस्टर श्रीधर पुरोहित, जो कि नागपुर के जाने माने मीडिएटर हैं, उनके समक्ष भेजा गया। 8 दिसंबर 2020 को मीडिएशन फेल हो गया और हस्बैंड ने तब कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि वह इस पोजीशन में नहीं है कि अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे सके। उसके पास कोई संपत्ति नहीं है और उसके पास केवल एक ही ऑपरेशनल बैंक अकाउंट है। दूसरी ओर वाइफ ने गुहार लगाई कि फैमिली कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश 10,000 रुपये प्रति माह का बहुत कम है, क्योंकि जिस समय यह आदेश दिया गया था उसका पुत्र केवल 2.5 साल का था। अब 5 साल बाद उसके बेटे की आयु 7.5 साल है और वह स्कूल जाता है। उसके खर्चे बढ़ चुके हैं और ऐसी दशा में वह अपना खर्चा नहीं चला पा रही है, यहाँ तक कि वह अपने बच्चे की स्कूल की फीस भी डिपॉजिट नहीं कर पा रही है, जिससे उसकी पढ़ाई रुक सकती है। साथ ही नेहा ने यह भी कहा कि रजनीश ने अपना सारा पैसा रियल इस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो अपनी इनकम को अपने पेरेंट्स की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, जिस बात को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से छुपाया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने मेरे स्त्री धन को ज़बरदस्ती रोका हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको भी कंप्लाइन नहीं कर रहे हैं। अब साथियों,
इतना सब कुछ होने के बाद जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर विचार किया कि वर्ष 2013 में एक एप्लीकेशन मूव की जाती है फैमिली कोर्ट के समक्ष, और 2020 आते आते भी कि केस डिसाइड नहीं हुआ और एप्लीकांट को मेंटेनेंस की अमाउंट नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह समस्या थी कि एक और तो एप्लीकांट अपने खर्चों को बढ़ाकर बताता है और अपनी इनकम को जीरो करके बताता है, दूसरी ओर जो डिफेंडेंट होता है, जो इस अपील में अपीलांट है, वह अपनी इनकम को घटाकर बताता है, जैसे कि उसने कहा कि वो बेरोजगार है। इन सब बातों से निपटने के लिए दूसरी ओर एक समस्या ये भी आ रही थी कि एक महिला जब मेंटेनेंस के लिए जाती है तो उसके पास स्टेट्यूज में बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं। वो ना कि सिर्फ 125 सीआरपीसी में जाएगी, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस के लिए जा सकती है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया कि क्यों ना पूरे देश में मेंटेनेंस के मैटर्स को डिसाइड करने के लिए एक जैसी गाइडलाइन तैयार की जा सके, इनमें एक यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त संज्ञान लिया और एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया। एमिकस क्यूरी बनाए गए मिस अनीता शिनॉय और गोपाल शंकर नारायण, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया कि वो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज से भी रेस्पॉन्सेज ले और जाने कि इस तरह के केसेस में क्या किया जाना चाहिए। जिस तरह का इसमें दोनों तरफ से वाद विवाद हुआ है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 बिंदुओं पर अपना जजमेंट को फोकस किया। एमिकस क्यूरी ने अपनी डिटेल रिपोर्ट, एक रिसर्च रिपोर्ट जिसको कहना चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट तैयार की और उसके आधार पर 5 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को डिसाइड करना था। वो 5 बिंदु थे: इश्यू ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस, तीसरा क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, चौथा डेट कि किस डेट से मेंटेनेंस दिया जाए, डेट ऑफ विच मेंटेनेंस टू बी अवॉर्डेड, और पांचवा एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ मेंटेनेंस। अब चूंकि पहला मुद्दा था इश्यू ऑफ ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन, जैसे कि बताया कि मेंटेनेंस के लिए डिफरेंट स्टेट्यूज में डिफरेंट ऑप्शंस महिला के पास होते हैं और कोई उसको वहाँ जाने से रोकने का भी प्रावधान नहीं है, रोका नहीं भी जा सकता। वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है, कॉम्पनसेशन मांग सकती है। सेक्शन 125 सीआरपीसी में तो मांगते ही हैं, एक कॉमन प्रथा है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में भी वो जा सकती है। इन ओवरलैपिंग को दूर करने के लिए और डिफरेंट न्यायालयों के आदेशों के कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब भी कोई फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या मजिस्ट्रेट आदेश दे तब वह इन बातों को ध्यान रखे कि अगर उसको पीछे कोई मेंटेनेंस दिया गया है किसी भी स्टेट्यूज में, उसको कंसिडर करना चाहिए और उसको भी एडजस्टमेंट करना चाहिए या उसको सेट ऑफ करना चाहिए उस अमाउंट के साथ जिस अमाउंट को वो अब डिसाइड कर रहे हैं प्रेजेंट एप्लीकेशन में। साथ ही यह भी मैंडेटरी किया गया कि जो मेंटेनेंस मांगता है वो अपनी पिछली प्रोसीडिंग्स की पूरी जानकारी इस एप्लीकेशन में भी देगा। वो बताएगा कि पिछले उसने कहाँ पर एप्लीकेशन मूव किया है और वहाँ से उसको कोई मेंटेनेंस मिला है या नहीं मिला है। अगर कोर्ट को लगता है कि इस आदेश में कोई मॉडिफिकेशन किया जाना है, उसकी जानकारी में आती है, तो मॉडिफिकेशन कर पाएगा। दूसरी बात, पेमेंट ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस के पेमेंट के लिए अब एक गाइडलाइन बना दिया गया कि आप एक एप्लीकेशन देंगे, कंसाइज एप्लीकेशन, और उसके साथ एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स देंगे। एफिडेविट जो कि एनक्लोजर 1, एनक्लोजर 2 और एनक्लोजर 3 में दिया गया है। रेस्पोंडेंट को एफिडेविट फाइल करने का 4 सप्ताह का समय दिया जाएगा, जिसमें वो अपनी इनकम और अपनी लायबिलिटीज डिस्क्लोज करेगा, और इन 4 सप्ताह के बाद उसको मैक्सिमम 2 ही एडजॉर्नमेंट का चांस दिया जाएगा। अगर वो इन 4 सप्ताह में 2 एडजॉर्नमेंट के साथ, मैक्सिमम 2 एडजॉर्नमेंट के साथ अपना एफिडेविट फाइल नहीं करता है, तो इस दशा में कोर्ट को राइट होगा कि वो प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाए और जो एफिडेविट एप्लीकांट ने फाइल किया है, जो प्लीडिंग्स रिकॉर्ड पर हैं, उन्हीं के आधार पर मेंटेनेंस के केस को डिसाइड करे।
हाँ, अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस केस उसके इनकम में कोई चेंज आता है उसको भी कंसिडर किया जाएगा और जो भी रेलिवेंट फैक्ट हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। साथ ही एक प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर फैमिली कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा जिसका प्रावधान फैमिली कोर्ट एक्ट में दिया गया है। परमानेंट एलिमोनी जब कोर्ट डिसाइड करेगा उस समय ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में स्पाउस से लेगा और जहां पर इस तरह के एविडेंस आते हैं उनको जैसे कि बताया कि दिए गए एफिडेविट के लाइट में उन पर वो फाइनल डिसीजन लेगा। अगर कोई ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट किया गया है हस्बैंड के द्वारा या उसके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा या स्पाउस के द्वारा तो उसको भी जब ये मेंटेनेंस डिसाइड करते हैं कंसिडर किया जाना चाहिए। नंबर 3 था क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, कितना मेंटेनेंस पे किया जाए। यह क्राइटेरिया तय करने के लिए देखना होगा कि पार्टीज के कितने बच्चे हैं जो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं हस्बैंड या वाइफ के ऊपर। आमतौर से जो बच्चा है उसके पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी हस्बैंड की होती है, हस्बैंड उसका खर्चा उठाएगा। यह भी देखा जाएगा कि वाइफ उसकी कितना पढ़ा लिखा है। हाँ, अगर वाइफ पढ़ी लिखी है और अपना इनकम अर्न करती है तब बच्चे की पढ़ाई का खर्चा दोनों मिलकर शेयर कर सकते हैं, लेकिन इससे मेंटेनेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर उसकी पत्नी अपनी जॉब करती है तब भी वो मेंटेनेंस लेने की हकदार होगी। कोर्ट को देखना होगा कि क्या पत्नी शादी से पहले एम्प्लॉयड थी, उसका अपना कोई रोजगार था, क्या शादी के समय वह कोई अपना रोजगार करती थी, जॉब या बिजनेस करते थे, क्या वाइफ को शादी की वजह से बच्चों की परवरिश करने की वजह से अपने रोजगार को सैक्रिफाइस करना पड़ा। हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखा जाएगा कि उसकी एक्चुअल इनकम क्या है, उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, उसके ऊपर कितने फैमिली मेम्बर डिपेंड करते हैं और उसके क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं। इन सब बातों को कंसिडर करना पड़ेगा। साथ ही कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है, मान लीजिए उसकी इनकम नहीं बढ़ी लेकिन महंगाई बढ़ती है तो उसका फैमिली पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है यह भी देखा जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाएगा, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर वाइफ अर्निंग करती है इससे उसको मेंटेनेंस से वंचित नहीं किया जाएगा, वह तब भी मेंटेनेंस पाने की हकदार होगी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने शैलजा एंड अदर्स वर्सेस खू बनामे को भी कोर्ट किया। इसके अलावा सुनीता कछवा एंड अदर्स वर्सेस अनिल कछवा और दूसरे मामलों में भी जैसे शमीमा फारूकी वर्सेस शाहिद खान में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोर्ट किया है। अब चौथी बात आते हैं कि मेंटेनेंस किस डेट से दिया जाए। कोर्ट के सामने यहाँ 3 विकल्प थे इस बात को तय करने के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन या फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर या फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। इस पर गहरा मंथन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट फाइनली डिसाइड किया कि जिस डेट में एप्लीकेशन मूव की जाती है उस डेट से मेंटेनेंस डिसाइड किया जाएगा। क्योंकि ऑर्डर कब होगा या समन कब तामील होंगे ये एप्लीकेंट के कैपेसिटी से बाहर की बात है, उसका इस पर कोई जोर नहीं है और इस बात के लिए उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि कोर्ट्स की प्रोसीडिंग लंबी चली, जैसे कि हम प्रेजेंट अपील में देखते हैं कि 7 साल मुकदमा चला, तो ऐसा नहीं है कि जिस डेट में फाइनल जजमेंट आएगा उस डेट से उसको मेंटेनेंस दिया जाएगा, बल्कि जिस डेट में एप्लीकेशन मूव की गई है उस डेट से मेंटेनेंस दिया जाएगा। 5वां था एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग इश्यू था कि ऑर्डर तो दे दिया है, अब इसको किस तरह से एनफोर्स कराएं। यहाँ कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से एक सिविल डिग्री होती है
उसको एनफोर्स किया जाता है, ठीक उसी तरह से इस तरह के ऑर्डर को, मेंटेनेंस के ऑर्डर को भी एनफोर्स किया जाएगा। इसको एक मनी डिग्री की तरह, जिसमें सिविल डिटेंशन है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, ये सारी पावर कोर्ट अपनी इस्तेमाल करेगा। इसके बाद आता है फाइनल डायरेक्शन। फाइनल डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी मेंटेनेंस के केसेस किसी कोर्ट के समक्ष आते हैं तो कोर्ट को चाहिए कि इन मुकदमों को तेज़ी से निपटाए, और तेज़ी से निपटाने का यही तरीका है, इन्होंने जो एनक्लोजर दिए हैं उस एफिडेविट को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम्स पार्टी से ले लिया जाए। अगर एप्लीकांट अपना एफिडेविट दे देता है लेकिन रेस्पोंडेंट नहीं दे पाता है, उसको जो टाइम दिया गया है उस टाइम के बाद फैमिली कोर्ट को राइट होगा कि वो इस केस को डिसाइड कर दे। यहाँ जो एफिडेविट की हम बात कर रहे हैं, एनक्लोजर 1, एनक्लोजर 2, एनक्लोजर 3, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम अलग से एक नया वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमारी कोशिश थी कि ये एक बैकड्रॉप में जाएं और मामले को समझें, शॉर्ट में, ब्रीफ में समझें कि मामला था क्या। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करूंगा, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, नए नए इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, वो इस ऑर्डर को डिटेल से पढ़ें। मैं इस ऑर्डर को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस ऑर्डर को पढ़ने से उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, और ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जिनके मामले कोर्ट्स में पेंडिंग है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।